तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल की थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस किया था। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन और एनालाइज करते हैं। तो इन सारे स्टेप्स के अंदर सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप पैरेलल एल्गोरिथम बनाएंगे या सीक्वेंशियल मशीन के लिए। और इसके अलावा जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा या अप्रोक्सीमेट। एंड उसके अलावा एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स, कुछ प्री डिफाइंड जनरल डिज़ाइन टेक्निक्स हैं, आप वो चेक करते हैं। अगर वो अप्लाई हो सकती हैं माइनर चेंज के साथ तो आप वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, एक्चुअल एल्गोरिथम करेक्टनेस प्रूव करते हैं। सो करेक्टनेस प्रूव करने का मतलब क्या है, एल्गोरिथम हॉल्ट भी करेगा और सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपका एल्गोरिथम करेक्ट हो जाता है तो आप एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। यूजुअली जब मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ तो हम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होंगे, ये नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट कितने करेगा। यूजुअली वी टॉक अबाउट द वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन। सो एनालाइज करने के बाद अगर उसकी एफिशिएंसी एक्सेप्टेबल है तो आप फाइनली एल्गोरिथम के सूडो कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो इस चैप्टर के हवाले से बुक में अगर आप देखें तो कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। सो इसमें एक एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, बल्कि क्विज है। उसमें आपको एल्गोरिथम बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये आप बुक खोल के भी पढ़ सकते हैं वरना मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। सो सपोज करें कि देयर इज़ अ पर्सन, वो किसी रिवर के किनारे पे, नदी के किनारे पे खड़ा है और उसके साथ तीन चीज़ें और हैं। एक है वुल्फ, ठीक है, एक बकरा है और कुछ हेड ऑफ केबेज। केबेज जैसे समझ लें कि बकरी के खाने का चारा है, घास है। सही है, तो तीन चीज़ें हैं, एक वुल्फ है, एक गॉट है और एक बीड्स, घास है जो कि बकरी खा सकती है। सही है। कितने लोग आ चुके हैं पहले चेक कर लें। ओके। तो पजल ये है कि एक आदमी है, इसके साथ तीन चीज़ें हैं, वुल्फ, गॉट एंड केबेज। सो ही नीड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑल थ्री टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। वो नदी के दूसरे किनारे जाना चाहता है। तीनों को अपने साथ, इन तीनों जो चीज़ें साथ हैं इसके, उनको दूसरी साइड इसको लेके जानी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके पास जो बोट अवेलेबल है उसमें एक टाइम पे सिर्फ दो चीज़ें जा सकती हैं। एक पीजेंट जो आदमी है वो हिमसेल्फ, और इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक चीज़ उठा सकता है अपने साथ। तो अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर उसको तीनों चीज़ें सही सलामत दूसरी साइड पे, रिवर की दूसरी साइड पे लेके जानी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर वो अपने साथ कोई एक चीज़ लेके जाता है, फॉर एग्जांपल वुल्फ को अपने साथ लेके जाता है, तो क्या होगा, जो आपका गोट है या बकरा है ये घास खा जाएगा। सही है। लेकिन अगर वो लेके जाता है, घास को पहले लेके जाता है, तो वुल्फ जो है वो गोट को खा जाएगा। ये समझ रहे। और अगर वुल्फ को ही गोट को फर्स्ट आइट्रेशन में लेके जाता है, फिर सेकंड आइट्रेशन में किसको लेके जाएगा, जो कि जो भी लेके जाएगा वो दूसरे को खा जाएगा।
इसको तीनों चीजें सही सलामत रिवर की दूसरी साइड पे पहुंचानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका बोट इसके अलावा, इस आदमी के अलावा कोई एक ही चीज उठा सकता है, अदरवाइज ये डूब सकता है। तो वो दो चीजें एक साथ नहीं लेके जा सकता। तो अब ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ रहा है? इसका एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे इस प्रॉब्लम के? अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो बुक का पेज नंबर 17 है, एक्चुअल पेज है 45। सो उस पे जाके आप ये पजल पढ़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। और इसको आप एल्गोरिथम के फॉर्म में सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी कि पीजेंट जो है वो तीनों को सही सलामत दूसरे रिवर की दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करे बोट के अंदर। तो ये कोई बता सकता है इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मैं प्रॉब्लम रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी है, उसके पास तीन चीज़ें हैं। वह हैं, एक वोल्फ है। वोल्फ को क्या कहते हैं? वोल्फ का मुझे उर्दू क्या नाम है वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, वोल्फ है जो कि खा सकता है इस गोट को, बकरे को खा सकता है अगर दोनों को आप अकेला छोड़ दें तो। दूसरा बकरा है और तीसरा बकरे का चारा या घास है। तो प्रॉब्लम इज कि जो रिवर के दूसरी साइड जाना है, तो जिस बोट में वो जाएगा वो बोट एक टाइम पे सिर्फ दो चीज़ें उठा सकती है। एक पीजेड हिमसेल्फ, जो आदमी है वो, जो कि बोट चला रहा होगा, और उसके साथ कोई भी एक चीज़ जाएगी तीनों में से। तो अगर वो वोल्फ को लेके जाता है तो गॉड जो है वो इसको कैबेज को खा जाएगा। लेकिन अगर वो लेके जाता है गॉड को दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में किसको उठाएगा? सेकंड स्टेप में जिस चीज को वो लेके जाएगा वो दूसरे को खा जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? तो अब वोल्फ गोट को खा सकता है, गोट फिर कैबेज को खा सकता है। अब इन दोनों में से कोई भी चीज अगर एक साथ रही तो पीजेंट की एब्सेंस में वो एक दूसरे को खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज कि इसको तीनों चीज़ें सेफ दूसरी साइड पे लेके जानी है। तो इसका एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वोल्फ वोल्फ मीन्स चलो, भेड़िया। सही है, ठीक है, बढ़िया। सर सर वो पहले गोट को लेके जाएगा, उसके बाद उसकी घास को, फिर लास्ट में वोल्फ को लेके नहीं जाएगा। नहीं, ये गलत है। पहले गोट को लेके जाएगा, फिर घास को यस लेके सर। जाएगा। यस तो सर। घास जब उस साइड लेके जाएगा फिर वापस आएगा वुल्फ को लेने, कैसे? यस। तो हाँ। जैसे वो वापस आएगा आखिरी स्टेप में वुल्फ को लेने, तो घास खा जाएगा फिर। वुल जो आपका बकरा है वो घास खा जाएगा। सर बकरे के जैसे तो ही वो बांधेगा ना। उसके पास रस्सी नहीं स- है, बांधने का कोई तरीका नहीं है, रस्सी नहीं है उसके पास। फिर सर ऐसे करेगा, पहले घास को छोड़ के आएगा, फिर घास को फिर छोड़ के वोल्फ आएगा को। तो वुल्फ खा जाएगा बकरे को।
तो वो अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर अकेला छोड़ दिया घास और बकरे को तो घास खा जाएगा बकरा। अगर वोल्फ और बकरे को अकेला छोड़ दिया तो वोल्फ खा जाएगा उसको, बकरे को। तो सॉल्यूशन क्या होगा सर इसका? पहले सर पहले बकरे और घास को लेके जाएगा, बकरे को वहां पर दो घास को चीजें एक छोड़कर साथ, बकरे को। हाँ, दो चीजें एक साथ नहीं उठा सकता वो, एक टाइम पे एक ही चीज उठा सकता है। सर मैं बताऊं सर? मैं कौन है पहले ये बताओ। सरफराज, सरफराज। हाँ, सरफराज। अच्छा, साईं। ठीक सर है आप ठीक वो है फराज। ठीक है ठीक है। सर उदय। पहले बकरे को लेकर जाएगा। हाँ ठीक है, पहले बकरे का ठीक। ठीक है। वो फिर सर वापस आएगा, फिर घास लेगा। फिर वो वहां पे छोड़ के फिर बकरे को वापस लेके जाएगा। ठीक है फिर वो वहां पे जाएगा, फिर शेर को लेकर आएगा वहां पे। ठीक है। फिर वापस जाएगा, फिर बकरे को लेकर आएगा सर। यस, दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? अब क्योंकि इसके साथ कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों को, वो अपने साथ बोट में कोई भी सिर्फ एक ही चीज उठा सकता है एक ही चक्कर के अंदर। दो चीजें नहीं उठा उठा सकता, बोट जो है वो डूब सकता है। और प्लस में उसकी एब्सेंस में वोल्फ बकरे को खा सकता है और बकरा उसकी एब्सेंस में कैबेज को खा सकता है। तो अब तीनों चीज़ें सही सलामत उसको ट्रांसपोर्ट करनी है। सो उसका करेक्ट मेथड ये है कि फर्स्ट आइट्रेशन में, अब ये देखें यहाँ पे डिपेंडेंसी है। वोल्फ गोट को खाएगा, गोट कैबेज को खाएगा। तो बीच में आप डिपेंडेंसी को अगर गोट को निकाल लें बीच में से तो ये डिपेंडेंसी कट हो जाएगी। तो आप फर्स्ट आइट्रेशन में गोट को लेके जाएं, उसको दूसरी साइड जोड़ के फिर आप वापस आएं। वापस आने के बाद आप या तो वोल्फ उठा लें या तो घास उठा लें। तो अगर आप वोल्फ उठाते हैं तो वोल्फ को लेके दूसरी साइड जाएं, उसको वहां पे छोड़ें और बकरे को फिर वापस लेके आएं। और जब बकरे को वापस लेके आएंगे तो अब आप घास उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आप गोट को लेके उस साइड चले जाएंगे। तो दिस वाज an old world puzzle, this was just for fun. So exercises आप खोल के देखें, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलती हैं कुछ से। इसके अलावा एक और पजल है दूसरी, काफ़ी लंबी है, फिर इसको आप खुद पढ़ लेना। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ, और इनका सॉल्यूशन भी अल्गोरिथमिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, स्टेप बाय स्टेप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है। Which of the formulas, which of the following formulas can be considered an algorithm to compute area of triangle? So ये तीन फार्मूले लिखे हुए हैं, इन तीनों में से अल्गोरिथम कौन सा है? इसका मतलब ये है कि हैं तो तीनों अलग अलग फार्मूला लिखे हुए हैं, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, लेकिन तीनों के तीनों अल्गोरिथमिक डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। अल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एल्गोरिथम्स के? पहले तो आप ये रिवाइज कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कौन सा जो सॉल्यूशन है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के मैच कर रहा है, फुलफिल कर रहा है उनको। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करनी है, तीन फार्मूले लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा फार्मूला है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो कि एल्गोरिथम है, यानी कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये देख लें और इनमें बताएं कि, पहले तो मुझे ये बता दें, माइक ऑन करके बता सकते हैं कि एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर वो फुलफिल हो रहे हो तो आप कहेंगे कि ये एल्गोरिथम है।
एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को याद है? करेक्ट, सिंपल, एफिशिएंट। अच्छा, और कोई? आप माइक पे भी बता सकते हैं। with a collection of well-defined objects or well-defined sequence of instructions. ठीक है, एक तो उनमें वेल डिफाइंड हो, यानी कि क्लियर हो, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो सीक्वेंशियल हो। थर्ड, वो सिंपल स्टेप्स हो, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स ना हो। सही है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, हमने जीसीडी के एल्गोरिथम्स देखे थे। एक यूक्लिड्स एल्गोरिथम था, दूसरा था हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग का। इसके अलावा जो मिडिल स्कूल प्रोसीजर आपने पढ़ा है वो भी हमने देखा था। तो मिडिल स्कूल प्रोसीजर एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। ओके, सो मिडिल स्कूल प्रोसेस था जिसमें आप प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, जितनी भी नंबर्स थे उन सबका प्राइम फैक्टर निकाल के, कॉमन एलिमेंट्स निकाल के उनका प्रोडक्ट लेते थे, तो वो आपका जीसीडी बनता था। तो वो एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल इसलिए नहीं कर रहा था कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना अगेन एक क्लियर स्टेप नहीं है, ये इटसेल्फ एक सब एल्गोरिथम है। उसके अलावा कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करना लिस्ट में से, दो लिस्ट में से, सो दैट इज नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट। तो वो एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको सिर्फ प्रोसीजर का नाम दिया था जो आपने पढ़ा है। सो इस केस में देखें, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है फॉर्मूला, इसमें देखें ये क्या है, स्क्वायर रूट नोटेशन है। तो स्क्वायर रूट इज नॉट अ सिंपल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। स्क्वायर रूट फाइंड करना ये इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है। सो इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। सेकंड बी, इसमें क्या मसला है? ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या इसमें भी मसला है? सेकंड वन, दिस फार्मूला, इसमें देखें इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या ये एल्गोरिथम डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? आई थिंक जो सेकंड फार्मूला है उसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन ऑफ थीटा एंगल ए। ठीक है, इस एंगल की आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन दिस इज नॉट अ सिंपल स्टेप। आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अगेन इटसेल्फ एन एल्गोरिथम। तो दिस इज नॉट अ सिंपल स्टेप, कॉम्प्लेक्स स्टेप है। थर्ड वन कैन बी कंसिडर्ड इन एल्गोरिथम बिकॉज यहाँ पे आप सिंपल स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड करें 1/2। सेकेंड स्टेप है उसको मल्टीप्लाई करें ए से, ए की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें। थर्ड स्टेप है एच ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें रिजल्ट को। एच ऑफ ए इज दी हाइट टू द बेस ए। ठीक है, ए इज द लेंथ ऑफ बेस एंड एच ए इज द हाइट टू द बेस ए। तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ये आपको एरिया फाइंड करके दे रहा है। So these are the simple steps, simple, clear and sequential steps. So this one can be considered an algorithm. समझ आ रहा है? अच्छा, फोर्थ वन है सूडो कोड लिखे हैं to find real roots of equation.
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये फर्स्ट वाला है जो हीरोज फार्मूला, इसको एल्गोरिथम कंसीडर नहीं करेंगे? इसमें आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबसे एरिया। पहले नहीं बल्कि सबसे आखिर में स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। जी तो सर। इस स्क्वायर रूट आप एक सिंपल स्टेप में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, स्क्वायर रूट इज नॉट अ सिंपल स्टेप। थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जो सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल सीक्वेंशियल एंड क्लियर स्टेप्स, वो लास्ट फार्मूला के अंदर लिखे हुए हैं, जिसमें आप सिंपल पहले डिवीजन कर रहे हैं फिर दो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं। दीज आर सिंपल स्टेप्स, तो इसको आप एल्गोरिथम कंसीडर करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है रियल रूट फाइंड करना। इसका प्रोसीजर में भी मुझे भी याद नहीं है अभी, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ प्रॉब्लम इज कि आपको एल्गोरिथम फाइंड करना है। एल्गोरिथम किस चीज़ का बनाना है? आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको डेसिमल इंटीजर को बाइनरी इंटीजर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी उसकी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। सो इसका एल्गोरिथम क्या होगा, कोई बताएगा? किसी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? या आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा, या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में पढ़ा होगा, बेसिक कोर्स में। तो ये याद है आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे किसी नंबर को, डेसिमल को फॉर एग्जांपल? सर उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो उसका रिमाइंडर होगा वो साइड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, लास्ट पे रिमाइंडर बचेगा वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो लिखेंगे और वो हमारा बाइनरी नंबर होगा। सही है, मेथड चाहिए। अब इसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे? सूडो कोड या एल्गोरिथम फॉर्मेट में कैसे लिखोगे इसको? सर इसके बारे में आइडिया नहीं। सूडो कोड में दिखा देता हूँ। कल हमने सूडो कोड किया था, जिसको हमने ट्रांसलेट किया था। जीसीटी का सूडो कोड ये है। इसमें आप लूप यूज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अगेन आपका मेथड भी रिपीट हो रहा है जब तक कि आपके नंबर का आपका रिमाइंडर जो है, लास्ट वैल्यू जो है वो 1 या 1 से कम नहीं रह जाती, 1 या 0 नहीं हो जाती। तब तक आप रिपीट करते रहेंगे, मॉड लेते रहेंगे, और रिमाइंडर्स को आप एक लिस्ट में सेव कराते रहेंगे। अच्छा चलें, सूडो कोड को छोड़ें, इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं? प्रोग्राम लिख सकते हैं इसका? किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड, C++ या C# के अंदर। कोड लिख के दिखा दें मुझे। इसका कोड क्या होगा? चले मैं ट्राई करता हूँ। 50 नहीं आया होगा, 50 तो कोड कर रहा होगा। हाँ भाई 50। चलें ये एल्गोरिथम भी हम कर लेते हैं। अभी तक क्लास में ही नहीं आया। अच्छा, चलो हम ही कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक
वाइड। इस एल्गोरिथम को हम मेथड को नाम देते हैं डेसिमल टू बाइनरी। इसको आप इनपुट देंगे डेसिमल नंबर। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसको आप चेक करेंगे फाइल के अंदर while num is greater than 1। कंडीशन सही लगाई है मैंने। अच्छा, एक सॉल्यूशन आया है, देखते हैं। पूरा ब्लैक। ये सॉल्यूशन किसी ने भेजा है, C++ का सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपका नंबर है 11। इसमें सिंटैक्स एरर भी है, C++ के हिसाब से तो सही होगा। इनका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। और लूप और सी आउट की जगह हम C# में कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। यहाँ पे भी कंसोल। तो इनका सॉल्यूशन ये आया है, और मैं इसको नंबर को इनपुट दे देता हूँ मेथड का। सो डेसिमल टू बाइनरी, लेट्स से कि आउटपुट क्या देता है। हम 10 डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1010। अच्छा, गुड। 12 का क्या होगा? ओके, यस, ये सही दे रहा है आउटपुट। 13। कुछ वेरिएशन चेक कर लेते हैं। गुड जॉब। ये C++ का कोड था जिसको हमने कन्वर्ट किया है C# के अंदर। सो एनीवे, पहले तो मुझे ये बताएं कि नवीद नवीद माइक ऑन करो। जी सर। कोड खुद लिखा है? यस सर। पक्की बात है या कॉपी किया है? जी सर। नहीं सर, पक्की बात है। चलो, गुड यार, गुड। सो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा एक और इम्प्लीमेंटेशन आई है।
चलें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। So we have public static void to binary एक्सक्यूज मी फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये एक और इम्प्लीमेंटेशन आई है, मैंने इसके लिए दूसरा फंक्शन क्रिएट किया है, सी शार्प की इम्प्लीमेंटेशन है। मैं इसमें क्योंकि सिंटैक्स एरर कोई भी नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बाइनरी को कमेंट आउट कर दें, to binary and you have सेम प्रॉब्लम देते हैं इसको भी 13 लेट से। दिस इज इनकरेक्ट, ये हॉल्ट नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। दिस सॉल्यूशन जोरेन, दिस सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट, पिछला सॉल्यूशन सही था। सही है, सो दिस सॉल्यूशन इज बेटर, जो कि सही काम कर रहा है। तो इस एल्गोरिथम को देख लें, ये काम कैसे कर रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि अगेन दिस वन, ये जो एल्गोरिथम है ये सारे केसेस में सही नहीं चलेगा, कुछ केसेस में ये सही काम नहीं करेगा। अगर आपका नंबर बहुत बड़ा है, वो 10 से ज़्यादा डिजिट्स ले रहा है, तो उस केस में यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड्स का एरर आ जाएगा। आपका एलिमेंट जो मैक्सिमम नंबर है वो जो 10 डिजिट्स का स्टोर कर सकता है। सो चलें इस प्रॉब्लम को अगर साइड में रख दें, इसके अलावा जो छोटे नंबर्स हैं उनके लिए सही चल रहा है। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं इसमें कि आप जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सही है, और सॉरी रिमाइंडर ले रहे हैं, रिमाइंडर का रिजल्ट आप एरे में स्टोर कर रहे हैं, सही है। सेकेंड स्टेप में आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। फॉर एग्जांपल नंबर है आपका 10, सो फर्स्ट आइट्रेशन में ये आई के अंदर क्या आएगा, 10 mod 2, इसके अंदर आएगा 0, और एन के अंदर क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। फिर सेकेंड आइट्रेशन में आ गए 5 mod 2, रिमाइंडर इज 1, एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज सॉरी द नंबर इज 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा। लेकिन इसको 2.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, फ्लोट वैल्यू नहीं रखेगा तो 2 रखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आप आ गए, अगेन कंडीशन n इज ग्रेटर देन 0 है। सो इस केस में क्या होगा, अब आपके पास नंबर है 2 को डिवाइड करेंगे, मॉड लेंगे 2 से, रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, और 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। ठीक है, फिर आप चले जाएंगे एन अगेन 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करेंगे,
अगेन मोड लेंगे तो 1 mod 2 रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे 0.5 0.5 उसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं। एरे को या रिवर्स कर दें या उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दें। तो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 0 तक जाएंगे। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करा देंगे तो 1 0 1 0 आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी एरे की। ठीक है, तो दिस वन इज द एल्गोरिथम, दिस इज द करेक्ट एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। सही है, तो गुड जॉब नवीद। एनीवे, तो इसी तरह से यहाँ पे और भी एल्गोरिथम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप एल्गोरिथम या तो सॉल्व कर सकते हैं, या एक एग्जांपल ये दी गई है, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू नंबर्स ऑफ एन एरे, उसके लिए एल्गोरिथम इन्होंने डिफाइन किया है। तो इस एल्गोरिथम में ये पूछ रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप देखें, इसमें इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एल्गोरिथम्स बनाएं, सॉल्व करें। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। सो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज थियोरेटिकल टॉपिक है ये। इस कोर्स में हम जो एल्गोरिथम प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे, तो उसमें इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स टाइप्स क्या हैं उनकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हम इस कोर्स के अंदर देख रहे होंगे, जिनके लिए हम एल्गोरिथम्स बना रहे होंगे। तो some important problem types, although there are limitless problems, there are so many or too many problems in the field of computing, but few of them are of particular interest. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि उनकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकली वो काफ़ी सारे यूज़ में आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है या सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं। गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं तो आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, या फिर उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इस वजह से हम इन एल्गोरिथम्स को देख रहे हैं। सो सम ऑफ दीज इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम टाइप्स आर सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये आप उसमें भी पढ़ चुके होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स। इसके अलावा स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ इसके एल्गोरिथम्स भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा ग्राफ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेटरी प्रॉब्लम्स, ये ग्राफ प्रॉब्लम्स की स्पेशल टाइप्स हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं प्रॉब्लम्स की, जिनके ऊपर एल्गोरिथम्स की रिसर्च एक्टिव है या काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है एल्गोरिथम्स के केस में। सो इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं वन बाय वन, starting with one of the most important problem in computing is sorting. So sorting problem, अगर आपके पास डेटा कम है तो उस केस में तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास डेटा का जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक हैज़ बिलियंस ऑफ यूज़र्स। तो अगर उसके पास बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, उसके बाद वो जो डेली डेटा जनरेट करते हैं, द डेटा इटसेल्फ, सो ये सारी चीज़ें
फिर डेटा का साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह के एल्गोरिथम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपके जो एन स्क्वायर्ड फैमिली के एल्गोरिथम्स हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम बैठ जाएगा पूरा। इतना टाइम इतना ज़्यादा लगेगा सॉर्टिंग के अंदर कि आपका सिस्टम ही बैठ सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं यहाँ पे आपको एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बोथ टाइम एंड स्पेस। आपको ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स चाहिए जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम ले रहे हों और आपकी मेमोरी कंजम्पशन भी कम कर रहे हों। ओके, सो सॉर्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है कि आपको जो आइटम्स होते हैं किसी लिस्ट के अंदर, उनको आप अरेंज करते हैं आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इसके अलावा फॉर दिस प्रॉब्लम टू बी मीनिंगफुल, आपके पास जो लिस्ट है, नेचर ऑफ लिस्ट आइटम्स मस्ट अलाउ सच एन ऑर्डरिंग। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, उसमें ऐसी चीज़ ऐसी कोई चीज़ हो जो कि अलाउ करे जो आइटम्स है उनको ऑर्डर करने की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप एक कंपनी खोल रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसके अलावा उसका मैन्युफैक्चरर होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट की पिक्चर्स होंगी। तो समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ पिक्चर्स है सिर्फ, तो पिक्चर्स को आप किस तरह सॉर्ट करेंगे? अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नेम्स है तो नेम्स को तो आप अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ पिक्चर्स जो है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? या एक लिस्ट ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, तो इन चीज़ों को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो फॉर दिस प्रॉब्लम टू बी मीनिंगफुल, आपके पास लिस्ट के आइटम्स की नेचर उसको अलाउ करनी चाहिए। सही है? डिक्रीज पिक्सल, नो, दिस डज नॉट मेक सेंस। डिक्रीज पिक्सल का क्या मतलब है? इस तरह से आप सॉर्टिंग नहीं कर सकते। इमेज क्वालिटी के बेस पे कर सकते हैं मे बी, लेकिन वो भी वेल डिफाइंड सॉर्टिंग नहीं होगी। इमेज क्वालिटी पे भी आप कैसे सॉर्टिंग करेंगे? सो सॉर्टिंग मीनिंगफुल होने के लिए आपके पास लिस्ट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो सॉर्टिंग को अलाउ करे। लिस्ट ऑफ नेम सॉर्ट हो सकता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स भी सॉर्ट हो सकता है, तो इस तरह की लिस्ट सॉर्ट हो सकती हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है तो उसमें आप मल्टीपल चीज़ों के थ्रू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉर्ट करें उसकी प्राइस के हिसाब से, प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, या फिर आप उनकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से सॉर्ट आउट कर दें उनको। ठीक है? तो अगर आपके पास, ओके ठीक है, साइज के हिसाब से कर लो, ये रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लो। सो एनीवे, आपके पास सॉर्टिंग प्रॉब्लम जो होता है वो अप्लाई होता है इन चीज़ों पे जहाँ पे जो लिस्ट है वो अलाउ करे, सॉर्टिंग को अलाउ कर रही हो। ऑलराइट, चलें ठीक है, फिर हम इमेज को भी इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सिंपल सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपके यूजुअली जो कंसीडर करते हैं, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसके अंदर स्टेप सिंपल हो। अब इमेज को अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे तो अगेन आपको पहले इमेज के पिक्सल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो दिस इटसेल्फ बिकम अ सब एल्गोरिथम। सो एनीवे, और कोई क्वेश्चंस है इसके अलावा?